Jai Hind everyone, we are reading lesson 2, The Sound of Music. This chapter has two parts, part 1 and part 2. Currently we are studying part 1, the story about Evelyn Glennie, young musician who got deaf at very early age. और तब भी उसने अपनी संघर्षों के आगे गिव अप नहीं किया और अपनी न केवल उसने अपनी नॉर्मल लाइफ जी बल्कि बहरे होने के बावजूद म्यूज़िक में ही अपने इंटरेस्ट को उसने फॉलो किया. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पॉइंट 3. एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. एवलिन हार मानने वाली नहीं थी. गिव अप करना मतलब हार मानने वाली नहीं थी. उसने ठान रखा था कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी और म्यूज़िक में जो उसका इंटरेस्ट है उसको भी वो फॉलो करेगी, पूरा करेगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा. ज़ाइलोफोन उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, आपको यहाँ पिक्चर दी हुई है. तो उसने एक लड़की को ये ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने ये सोचा कि वो भी बजाना चाहती है इसको. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर. उसके ज़्यादातर टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया, मतलब निराश कर दिया कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा. बट परकशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन परकशनिस्ट, उसके जो परकशनिस्ट थे, जो टीचर थे रॉन फॉक्स, परकशनिस्ट मतलब वो एक्सपर्ट जो कि थाप देने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हों, ड्रम, तबला, जो थाप देकर बजते हैं उन सब इंस्ट्रूमेंट्स को परकशनिस्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड प्लेयर किसे कहेंगे? जो कि कीबोर्ड, पियानो, इन सिंथेसाइज़र इन सब को बजाते हो तो उन्हें कीबोर्ड प्लेयर कहेंगे. इसी प्रकार परकशनिस्ट मतलब थाप देकर बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट. तो उन टीचर जो थे रॉन फॉक्स, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना. मतलब बाकी सब ने उसे डिस्करेज किया, लेकिन सिर्फ यही थे जिन्होंने उसे पहचाना और उन्हें एनकरेज किया. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने उसकी संगीत की शुरुआत की जब उन्होंने दो अलग अलग बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट पर सेट किया. नोट मतलब आप सुर कह सकते हो, उस पर उन्होंने सेट कर दिया और उन्होंने कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. और उन्होंने एवलिन को कहा कि ये जो आवाज़ है इन ड्रमों की, इसको अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, बल्कि किसी और तरीके से इस आवाज़ को महसूस करने की, सुनने की कोशिश करो. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तब एवलिन कहती है कि अचानक से मुझे ये, जब वो ड्रम्स बजना शुरू हुए और मैंने दूसरे तरीक़ों से उसकी महसूस करने की कोशिश की, तो मुझे ये अचानक महसूस हुआ कि जो हायर ड्रम था वो मैं अपने कमर के ऊपरी हिस्से में महसूस कर पा रही थी और जो लोअर ड्रम था उसको मैं अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से में महसूस कर पा रही थी. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने इस एक्सरसाइज को, इस एक्टिविटी को रिपीट किया, अलग अलग ड्रम अलग अलग नोट पे बार बार सेट किए और एवलिन को जल्दी ही ये पता चल गया that she could sense certain notes in different parts of her body, कि जो म्यूज़िक के अलग अलग नोट्स थे, जो अलग अलग सुर थे, अलग अलग आवाज़ें थी, वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर पा रही थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. मैंने ये सीख लिया था कि मैं अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर सकती हूँ, ओपन कर सकती हूँ आवाज़ों और तरंगों को पहचानने के लिए. और जो इसके बाद की कहानी है वो सिर्फ डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत है. आप भी अगर म्यूज़िक सुनते हो तो आप भी महसूस करोगे कि जैसे ड्रम बजता है तो उसके अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं. कभी आप संगीत चलाकर और स्पीकर पे हाथ रखकर महसूस करेगा तो आपको वो वाइब्रेशंस अलग अलग तरह से महसूस होते हैं. हम उनको ध्यान नहीं देते क्योंकि हम कानों से सुन लेते हैं. लेकिन अगर हम कानों से ना, लेकिन एवलिन क्योंकि कानों से नहीं सुन सकती थी तो उसने उसी वाइब्रेशन को छू कर, तरंगों को अपने शरीर में उसने महसूस करके और पहचानना सीख लिया. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life.
उसने उस पल के बाद से पीछे पलट के कभी नहीं देखा। लुक्ड बैक, पीछे पलट के देखना मतलब वापस से निराश होना या हार मानना या रुक जाना। तो मतलब उस वक्त के बाद से, जब से उसने ये सीख लिया उन रॉन फॉक्स की मदद से, उसके बाद उसने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। एक यूथ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा मतलब समूह, म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स का, म्यूजिशियंस और सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के उस जो ग्रुप होता है पूरा, उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो यूथ ऑर्केस्ट्रा एक यंग ऑर्केस्ट्रा जिसमें सारे नौजवान ही थे, ऐसे ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने पूरे यूके का टूर किया मतलब अलग अलग जाकर परफॉर्मेंस दी। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब तक कि वो 16 साल की हुई तब तक उसने म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाने का निश्चय ले चुकी थी। मतलब बहुत छोटी उम्र में ही उसने काफ़ी कुछ अपनी मेहनत से हासिल कर लिया था, और 16 साल में ही उसने डिसाइड कर लिया कि अब संगीत ही उसकी ज़िंदगी है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो हम पहले पढ़ा था कि लंदन की एक बहुत ही जानी मानी प्रेस्टिजियस अकेडमी है संगीत की, तो उसने वहाँ पर ऑडिशन दिया, मतलब टेस्ट देना, एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम देना, टेस्ट देना, तो ऑडिशन दिया और वहाँ पर उसे उस अकेडमी के इतिहास के हाईएस्ट मार्क्स अचीव हुए। मतलब उससे ज़्यादा मार्क्स आज तक किसी को ऑडिशन में नहीं मिले थे उस दिन तक। She gradually moved from orchestral work to solo performances. Gradually मतलब धीरे धीरे, orchestral work मतलब ग्रुप वर्क, सोलो मतलब एकल। धीरे धीरे उसने ग्रुप से हटकर अकेली परफॉर्मेंसेस देना भी शुरू कर दिया, और उसका जो 3 साल का ये जो संगीत का कोर्स ख़त्म हुआ, ये ख़त्म होते होते उसने लगभग सारे टॉप अवार्ड्स प्राप्त कर लिए थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और ये सब कुछ करने के बाद, ये उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद भी वो अपने इस हीरोइक अचीवमेंट, मतलब वो अपने आप को हीरो बिल्कुल भी नहीं मानती, हिंट भी नहीं देती कि वो अपने आप को कोई बहुत ही हीरो समझती है। मतलब जो कुछ भी उसने अचीव किया उसके लिए वो कुछ भी इसको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो जैसा अचीवमेंट वो नहीं मानती। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। उसका ये कहना है कि अगर आप कड़ी मेहनत करो और आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब अगर आपको आपका लक्ष्य मालूम है, अगर आपकी मंजिल मालूम है और उस मंजिल के प्रति आप कड़ी मेहनत करो तो फिर आप वहाँ ज़रूर ही पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो पहुँची भी बिल्कुल दुनिया की ऊंचाई तक। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द माइस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। और वो बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुँची भी। कैसे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर मतलब जिसके पीछे जाया जाए, जिसको ढूंढा जाए, जाना माना। मल्टी परकशनिस्ट मतलब काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेने वाली, जिसको मैस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाने की जिसको योग्यता हासिल है। मास्टरी मतलब मास्टर होना, यानी बिल्कुल कमांड होना, एक्सपर्ट होना। एंड हैक्टिक मतलब बहुत मुश्किल इंटरनेशनल स्केड्यूल, मतलब संगीत की दुनिया की वो बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंची। दुनिया की सब बहुत जानी मानी मल्टी परकशनिस्ट, जिसको लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की मास्टरी हासिल है, विशेषज्ञता हासिल है, और जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्केड्यूल मतलब टूर्स का, मतलब यहाँ आकर शो करना, वहाँ जाकर परफॉर्मेंस देना बहुत ही हेक्टिक है। इसके आगे की हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।